अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 33rd वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट आइसोमेरिज्म, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा ताकि जो है आपको रिवाइज़ करने में और पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म एक ख़ास तरह का आइसोमेरिज्म होता है जिसको हम लोग रोटेशनल आइसोमर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रोटेशनल या फिर इसको हम लोग सिंपली रोटामर्स भी बोलते हैं। ऐसा क्या होता है कि इसको हम लोग रोटेशनल आइसोमर्स या रोटामर्स बोलते हैं? तो इसमें होता यह है कि सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग ना जो ग्रुप्स लगे हुए होते हैं वो क्या होते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, इसी रोटेशन की वजह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोमेंटरी अरेंजमेंट प्रोड्यूस होता है, जो कि रिजल्ट करता है किसमें, कन्फॉर्मेशन में। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपली समझिए कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक ग्रुप है जो ऐसे करके लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड के अराउंड, कुछ इस तरह से। ठीक, ये हमारा सिंगल बॉन्ड है, ये मान लेते हैं कार्बन है। अब ये क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, इसके अराउंड जो ये ग्रुप्स होते हैं क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। इस रोटेशन की वजह से हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट मिलती है। इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशनल या फिर कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब इसकी ख़ास बात यह है कि हम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते। मतलब कि हम देख लें कि सपोज़ करिए एग्जांपल के लिए कि हमारे पास एक ऐसे हुआ, ठीक है, और हमको दूसरा वाला जो है इस पोजीशन पर मिल जाए, थोड़ा सा बेंट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक ही कंपाउंड में लगातार जो है कंटिन्यूस जो है क्या होता है, रोटेशन कर रहे होते हैं। तो हम इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, बस खाली इनको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल आइसोमेरिज्म। अपनी बुक में हमारे एनसीईआरटी में सबसे इसका एग्जांपल दिया हुआ है CH3 से। 2 CH3 है, इसका मतलब इसका नाम सिंपली क्या हो जाएगा, ईथेन। ठीक है, तो ईथेन का एग्जांपल लेके हमको समझाया है। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करने का 2 मेथड है। ठीक है, पहला मेथड हमारे पास जो है उसको हम लोग बोलते हैं सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन। पहले मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन। और जो दूसरा मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमान प्रोजेक्शन। ठीक है, ये दोनों साइंटिस्ट के नाम पे है। तो दोनों प्रोजेक्शन को हम लोग सिंपली देख लेते हैं, दोनों में बात एक ही है, लिखने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास CH3 है, तो एक कार्बन इधर मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं एक कार्बन इधर, इससे ऐसे हाइड्रोजन लगा हुआ है कुछ इस तरह का। तो इसको हम लोग सिंपल तरीका कुछ ऐसे करके लिख लें तो हमको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन। ठीक, तो ये हो गया हमारा इथेन का सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन। अब होता क्या है इसमें, अब ये जो सिंगल बॉन्ड है इसके अलॉन्ग ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, रोटेट करती हैं। इस रोटेशन की वजह से हमको क्या मिलता है, इसका एक आइसोमर मिलता है। ठीक है, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको इनफाइनाइट, क्योंकि हर एक एंगल पे सपोज़ करिए हमारे पास ये एकदम स्ट्रेट इस तरह से, हल्का सा बेंड हुआ, ये थोड़ा सा इधर हुआ तो ये मिल गया, फिर ये थोड़ा सा और बेंड हुआ, फिर थोड़ा सा और, मतलब एक एक डिग्री बेंड होता जाएगा तो हमको नंबर ऑफ़ आइसोमर्स मिलते जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ हमको आइसोमर्स मिलते हैं। ठीक है, अब बात हुई कि इसकी एक पोजीशन फिक्स होती है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ये आमने सामने एकदम है और हमारे पास जस्ट इसका उल्टा है, मतलब जैसे मान लीजिए हमने बनाया, अब ऊपर का 2 ऐसे आ गया, ये आ गया। ठीक है, इस तरह की 2 कंडीशंस हमको देखने को मिलती हैं। तो ये वाली जो कंडीशन है पहली वाली, इसको हम लोग बोलते हैं इक्लिप्स कंडीशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्लिप्स कंडीशन, जिसमें जो ग्रुप्स होते हैं एकदम आमने सामने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं जो कि क्या हैं, एकदम आमने सामने हैं। ठीक है, इस हाइड्रोजन के सामने ये वाला हाइड्रोजन, इस वाले के सामने ये वाला, और इस वाले के सामने ये वाला। मतलब अगर आप इसको सामने से देखेंगे तो एकदम इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, इधर से अगर आप देख रहे हैं, इधर से आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। और एक कंडीशन आती है जस्ट अपोजिट हो, यानी मैक्सिमम हो जाए, तो ये दोनों के सामने ये सीधा वाला आ जाए और ये सीधे वाले के सामने ये इस तरह से वी शेप वाला आ जाए। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्टैगर्ड कंडीशन। ठीक है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड कंडीशन। अब बारी आती है कि ये होता क्यों है। इसलिए होता है क्योंकि ये ग्रुप जो है सब इलेक्ट्रॉन्स और सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। रिपल्शन जो प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से ये मूवमेंट आता है। तो इक्लिप्स कंडीशन बनती है और स्टैगर्ड कंडीशन बनती है। इन बिटवीन इक्लिप्स और स्टैगर्ड बहुत सारी और भी कंडीशन बनती है, लेकिन हम लोग इन 2 को रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि इक्लिप्स कंडीशन में हमको मैक्सिमम रिपल्शन देखने को मिलेगा। ठीक है,
इक्लिप्स कंडीशन में हमको मैक्सिमम रिपल्शन और स्टैगर्ड कंडीशन में हमको मिनिमम रिपल्शन देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे कम रिपल्शन हमको स्टैगर्ड में देखने को मिलेगा और इक्लिप्स कंडीशन में मैक्सिमम रिपल्शन देखने को मिलता है। न्यूमैन प्रोजेक्शन जो है जैसा हमने बताया इस तरह का, इसी तरह से ये भी होता है। इसमें हम लोग सिंपली क्या करते हैं, सपोज़ करते हैं कि हमारे पास इस तरह से हमने इसको सर्किल बनाया, यहाँ पर ऐसे ये हो गया हमारा इधर वाला ये वाला कार्बन, ठीक है, और दूसरा वाला कार्बन जो पीछे की तरफ होगा उसको हम लोग, उसके हाइड्रोजन को हम लोग कुछ इस तरह से डॉटेड लाइन से हल्का हल्का दिखा देते हैं टिल्ट करके कि उसके पीछे है। ठीक है, तो ये हो जाती है इसके लिए इक्लिप्स कंडीशन। और स्टैगर्ड कंडीशन न्यूमैन प्रोजेक्शन में जो बनती है वो एक तो सिंपली सामने से रहेगा, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसके जस्ट अपोजिट रहेगा, तो यहाँ पर हम ऐसे कर देंगे और ऐसे कर देंगे, ये हो जाता है हमारा स्टैगर्ड कंडीशन। तो ये हो गई इक्लिप्स कंडीशन और ये हो गई हमारी स्टैगर्ड कंडीशन न्यूमैन प्रोजेक्शन के केस में। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमको 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में ये रोटेशनल आइसोमर्स आसानी से दिखेगा। इक्लिप्स में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये होता है हमारा कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। बेसिकली सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो कार्बन्स लगे हुए होते हैं वो रोटेट करते हैं गोल गोल। इसी रोटेशन की वजह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट मिलती है। इसी अरेंजमेंट को हम लोग रोटामर्स बोलते हैं या रोटेशनल आइसोमर्स बोलते हैं। और इसमें ध्यान रखना है कि जो इक्लिप्स वाला पार्ट है वो मैक्सिमम रिपल्शन में रहता है और स्टैगर्ड पार्ट मिनिमम रिपल्शन में। तो ये था हमारा कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।